हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हो हमारा छोटा सा चैनल साइंटिया फिजिका। तो आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में अपना एक और टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि है ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। ठीक है, ग्रुपिंग हम दो तरीके से करेंगे, सीरीज में और पैरेलल में। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, अपना ईएमएफ पढ़ा था और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था। ठीक है, उनमें रिलेशन निकाला था। तो आज हम सेल की ग्रुपिंग चलिए पहले हम सीरीज ग्रुपिंग पढ़ लेते हैं। तो सीरीज ग्रुपिंग में क्या होता है, हम सेल को कैसे कंबाइन करते हैं। तो अगर मेरे पास ये सेल है, ठीक है, तो मैं इसके नेगेटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करूंगा। ठीक है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव टर्मिनल से जब हम कनेक्ट करेंगे तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हमारा बन जाएगा। मैंने दो सेल्स लगाए हैं, आप दो से ज्यादा भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस और ये ईएमएफ है। तो सीरीज की कंडीशन क्या होती है कि जो पोटेंशियल है वो डिफरेंट होता है और करंट सेम होता है। तो इसमें आई करंट जा रहा है, ठीक है, और पोटेंशियल जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो मैं देखता हूं कि टोटल पोटेंशियल कितना है सर्किट में, मतलब ए और सी के बीच में कितना पोटेंशियल है इन दोनों के कारण। ठीक है, तो मैं लिखता हूं वी ए सी कितना है, दैट इज वी ए बी प्लस वी बी सी। ठीक है, दोनों का पोटेंशियल सम कर दूंगा तो मेरे पास टोटल पोटेंशियल आ जाएगा, जो कि ये इक्वेशन बताती है हमें। ओके, तो अभी आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि हमने पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ ही क्यों लगाया, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ क्यों नहीं लगा रहे हम। तो ये क्वेश्चंस छोटे छोटे पूछने जरूरी हैं, क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस नहीं पूछोगे तो आप साइंस नहीं पढ़ रहे, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो या कोई अदर क्रैमिंग वाला सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछना जरूरी है। साइंस का मतलब ही है कि आप क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करो। ठीक है, आपको डाटा समझाना नहीं है। तो ये देखिए, यहाँ हम ऑपोजिट इसलिए नहीं लगाते क्योंकि अगर मैं ऑपोजिट लगाऊंगा तो क्या होगा, मेरे पास जो पोटेंशियल है, टोटल पोटेंशियल, वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन ये बन जाएगी, दैट इज वी ए सी इज इक्वल्स टू वी ए बी माइनस वी बी सी। ठीक है, तो अब मुझे देखना होगा कि मुझे क्या चाहिए। ठीक है, मुझे सब्ट्रैक्ट करना है पोटेंशियल या ऐड करना है पोटेंशियल। ठीक है, तो सीरीज में हम जनरली ऐड करते हैं पोटेंशियल, सब्ट्रैक्ट नहीं करते, क्योंकि अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारी एनर्जी तो जो है वो थोड़ी लॉस हो जाती है इस इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण। ठीक है, समझ आ रही है कि मैं दोबारा बोल देता हूं, जब हम ये सर्किट लगाएंगे, मतलब इसे ऑपोजिट लगाएंगे। ठीक है, अगर मैं इसे ऑपोजिट लगाता हूं तो क्या होता है, इस अगर E1 ग्रेटर है E2 से, तो क्या होता है, ये सेल जो है इस सेल को चार्ज करने लगेगा। ठीक है, वो तो ठीक है, चार्ज करने लगेगा, जो एनर्जी है वो चार्जिंग में कंज्यूम होगी, बट एक लॉस भी हो रहा है। ठीक है, वो क्या है, R2 के कारण। ठीक है, R2 के कारण हमारे करंट में लॉस हो रहा है, हमारा करंट डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, एक एनर्जी लॉस हो रही है। तो इसलिए जब हमने एक्सटर्नल के अराउंड एक सर्किट ड्रॉ करना होता है तो कभी भी हम ऐसा नहीं लगाते हैं। ठीक है, ये चार्जिंग का सर्किट, अगर मैं वायर लगा दूं तो ये सेल इसे चार्ज करेगा, वो तो मुझे पता है। बट अगर मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाना चाहता हूं तो मैं ऐसा सर्किट नहीं लगाता कभी भी। ओके, क्योंकि एनर्जी लॉस होती है। ठीक है, तो पता चल गया कि हम ऐसा क्यों लगाते हैं, ऑपोजिट टर्मिनल्स क्यों लगाते हैं सीरीज में। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया। अभी हम ईएमएफ की टर्म्स में इसको निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं, मुझे पता है रिलेशन, दैट इज V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर। ठीक है, तो वी ए बी क्या हो जाएगा, वी ए बी मीन्स E1 माइनस आई सेम है R1। ठीक है, ए बी में E1 और R1 है ना। ठीक है, तो ये आ जाएगा। वैसे ही हम वी बी सी के लिए लिख देंगे, दैट इज E2 माइनस आई R2। ठीक है, वैसे ही ए सी के लिए लिख देंगे। अभी ए सी मीन्स टोटल। ठीक है, पूरे सर्किट में कितना ईएमएफ है वो क्या लिखेंगे, ई इक्वलेंट माइनस करंट तो सेम है आर इक्वलेंट। ठीक है, ये क्या करेंगे, हम इसमें फिल कर देंगे तो मुझे इक्वलेंट ईएमएफ और इक्वलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगी। तो यहां अगर मैं फिल करूंगा तो ई इक्वलेंट माइनस आई आर इक्वलेंट E1 माइनस आई R1 प्लस E2 माइनस आई R2। ठीक है, इन्हें क्लब कर देंगे, डिफरेंट डिफरेंट, आई कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, मेरे पास ई इक्वलेंट क्या आ जाएगा,
E1 प्लस E2 और R इक्वलेंट क्या आ जाएगा R1 प्लस R2। तो यहां तो मैंने 2 सेल्स लगाए थे, अगर 2 से ज्यादा सेल्स हों तो ज्यादा ईएमएफ्स होंगे। ठीक है, तो मैं n ले लेता हूं कि n सेल्स हैं, सॉरी R3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस Rn। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं n सेल्स कंबाइन किए हैं तो उसकी जो ईएमएफ है वो सम हो जाएगी और रेजिस्टेंस भी सम हो जाएगी। तो सीरीज में क्या होता है कि ईएमएफ ऐड हो जाते हैं। तो अगर मैं इसे एग्जांपल से समझाऊं तो अगर आपको 5 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और आपके पास जो सेल्स हैं वो 2.5 वोल्ट्स के ही हैं, तो मैं क्या करूंगा, इन 2 सेल्स को सीरीज में कंबाइन कर दूंगा। जब कंबाइन कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 वोल्ट्स आ जाएगी, रिक्वायर्ड पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, बट क्या हो रहा है यहाँ पे, साथ ही मेरे पास इंटरनल रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर रही है। ठीक है, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रही है तो क्या होगा, मेरे पास करंट जो है वो डिक्रीज करेगा, करंट कम आएगा। तो मुझे देखना पड़ेगा कि मैं ज्यादा, अगर मैं यहाँ पे 1 वोल्ट के 5 सेल कंबाइन कर रहा हूं, ठीक है, तो मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस भी देखनी पड़ेगी कि करंट मेरे पास जो रिक्वायर्ड से वो कम तो नहीं हो रहा अगर मैं ज्यादा सेल कंबाइन कर रहा हूं तो। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट कैसे पूरी हो रही है। ओके, 1 वोल्ट वाले सेल लगाने से पूरी हो रही है या 2.5 वोल्ट वाले सेल लगाने से पूरी हो रही है। ओके, तो अभी हम आइडेंटिकल सेल्स का भी केस साथ ही इसके डिस्कस कर लेते हैं। आइडेंटिकल सेल मींस जो हमने सेल कंबाइन कर रहे हैं वो सेम ईएमएफ और सेम इंटरनल रेजिस्टेंस के हैं, जैसे यहाँ ई है और यहाँ आर है। ठीक है, तो क्या होगा, तो इक्वलेंट जो मेरे पास ईएमएफ आएगा वो कितना आएगा, एन ई आएगा। ठीक है, एन इंटीजर है जो बताता है कितने सेल कंबाइन किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे E1 E2 की जगह मैं ई लिख दूं तो अगर n टाइम्स है तो यहाँ पे n ही आ जाएगा ना, वैसे ही R इक्वलेंट क्या आ जाएगा, NR। ओके, तो ये था आइडेंटिकल के केस में। अभी हम करंट भी डिस्कस कर लेते हैं साथ में ही। ठीक है, तो करंट के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दूंगा एक। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दूंगा R, और यहां से मेरे पास करंट ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, तो मेरे पास करंट क्या आएगा, दैट इज E इक्वलेंट बाय R टोटल। तो आप इसे इक्वलेंट सर्किट से भी ड्रॉ कर सकते हो। तो इक्वलेंट सर्किट अगर मैं इसका बनाऊं तो क्या आएगा, दिस इज E इक्वलेंट, दिस इज R इक्वलेंट, दिस इज R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और ये हमारे पास करंट आई। ठीक, तो यहां से आप इजीली करंट निकाल सकते हो, दैट इज E इक्वलेंट बाय R टोटल। तो R टोटल कितना है, मेरे पास R इक्वलेंट और R एक्सटर्नल जो है वो क्या है, सीरीज में है, तो ऐड हो जाएंगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, E इक्वलेंट दैट इज N टाइम्स E और R प्लस R इक्वलेंट। ठीक है, R इक्वलेंट की भी वैल्यू मैं भर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, R प्लस NR। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, करंट की इक्वेशन आ गई। तो मुझे पता चल जाएगा यहां से कि अगर मैं कितने सेल लगाऊं तो कितना करंट आएगा, क्या मेरी करंट की कोई रिक्वायरमेंट है या नहीं है, तो कैसे फुलफिल होगी अगर है तो। ठीक है, तो यहाँ हम 2 केस डिस्कस करेंगे। अगर मेरे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R वेरी ग्रेटर देन है R इक्वलेंट के, इसका मतलब है कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मैंने लगाई है, ठीक है, वो इंटरनल से ग्रेटर है। आप ऐसे भी देख सकते हो कि मैंने कम सेल कंबाइन किए हैं, अगर कम सेल कंबाइन करूंगा तो R इक्वलेंट इतना बढ़ेगा नहीं, तो अपने आप R जो एक्सटर्नल है वो R इक्वलेंट से ज्यादा होगा। ठीक है, अगर ये ज्यादा है तो मैं R इक्वलेंट मतलब इसको निग्लेक्ट कर सकता हूं, तो मेरे पास करंट क्या आ जाएगा, NE बाय R। ठीक है, तो अगर मैं ये कंडीशन सेटिस्फाई करा दूं तो मेरे पास करंट ऐसे बढ़ेगा जैसे मैं सेल्स बढ़ाता जाऊंगा। ठीक है, जैसे जैसे मैं सेल्स बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे मेरे पास करंट बढ़ता जाएगा। ठीक है, पर ध्यान रखना है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो। ओके, तो सेकंड कंडीशन देख लेते हैं। सेकंड में हम कहते हैं कि R इक्वलेंट बहुत ज्यादा है R एक्सटर्नल से, इसका मतलब हमने बहुत ज्यादा सेल्स कंबाइन कर दी हैं। ठीक है, तो अगर बहुत ज्यादा सेल्स कंबाइन कर दी है तो R इक्वलेंट अपने आप ही बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके कारण मुझे क्या करना पड़ेगा, R को निग्लेक्ट करना पड़ेगा।
अगर आर को निग्लेक्ट करूंगा तो मेरे पास करंट कितना आ जाएगा, दैट इज ई बाय आर। ठीक है, तो ये क्या है, ई भी कांस्टेंट है और आर भी कांस्टेंट है, तो मेरे पास एक कांस्टेंट करंट आ जाएगा। ठीक है, तो मैं जितनी मर्जी आर चेंज कर लूं, कुछ भी कर लूं, बट जो करंट आएगा वो मेरे पास कांस्टेंट आएगा, वो चेंज नहीं होगा। ओके, तो आपको आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उस हिसाब से आप चीजों को सेटल कर सकते हैं। ठीक है, आपको पढ़ाने का मकसद ये है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट से चीजों को सेटल कर सकते हैं। ठीक है, आपको रिजिड नहीं किया गया यहाँ पे। ओके, तो अभी हम पैरेलल की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पैरेलल में हम सर्किट कैसे लगाते हैं। पैरेलल में हम दोनों सेल्स के पॉजिटिव टर्मिनल्स को एक एंड के साथ और नेगेटिव टर्मिनल्स को दूसरे एंड के साथ कनेक्ट कर देते हैं, जैसे हमने पिछले सीरीज में देखा। ठीक है, तो जब हम फ्लिप करते थे बिना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के, तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन ही बन जाता है। ठीक है, तो ये एक चार्जिंग कॉम्बिनेशन है अगर मैं इसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ना लगाऊं तो। ओके, तो ऐसे हमारे पास एक पैरेलल कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक है, तो पैरेलल की कंडीशन क्या होती है कि करंट जो है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, इसमें I1 इसमें I2। ठीक है, टोटल क्या बन जाएगा I, और पोटेंशियल जो है वो सेम रहता है। ठीक है, तो मेरे पास ये कंडीशन बन गई I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। ठीक है, मैं मान लेता हूं जो पोटेंशियल है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, दैट इज ए बी के बीच में, वो V है और कांस्टेंट रहेगा हमेशा। तो हमने यहाँ पे अभी I1 और I2 फाइंड करना है, तो वो कैसे करेंगे, फिर से वही इक्वेशन यूज करेंगे, दैट इज V इज इक्वल्स टू E माइनस IR। अभी V जो है वो सेम है दोनों में। ठीक है, तो यहां से मैं करंट निकाल लूंगा, दैट इज E माइनस V बाय, सॉरी स्मॉल आर आना था यहाँ पे, बाय R। ठीक है, तो I1 क्या होगा, E1 माइनस V बाय R1। I2 क्या होगा, E2 माइनस V बाय R2। और I करंट जो है वो नेट करंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, E इक्वलेंट माइनस V बाय R इक्वलेंट। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आपको पुट कर देना है। ठीक है, तो पुट करोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, E इक्वलेंट माइनस V बाय R इक्वलेंट इज इक्वल्स टू E1 माइनस V बाय R1 प्लस E2 माइनस V बाय R2। ठीक है, इन्हें अलग अलग कर दीजिए तो क्या आएगा, E इक्वलेंट बाय R इक्वलेंट माइनस V बाय R इक्वलेंट इज इक्वल्स टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2। ठीक है, माइनस V को कॉमन। ठीक है, तो मेरे पास अंदर क्या आ जाएगा, 1 बाय R1 बाय 1 बाय R2। ठीक है, कंपेयर कीजिए तो मेरे पास E इक्वलेंट बाय R इक्वलेंट की वैल्यू आ जाएगी E1 R1 प्लस E2 R2। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर दो सेल्स है, एक से दो से ज्यादा हो तो हम अगली टर्म्स लिख देंगे। ठीक है, अप टू n मैं इसे जनरलाइज कर देता हूं। ठीक है, तो 1 बाय R इक्वलेंट क्या आ जाएगा, दैट इज 1 बाय R1, 1 बाय R2, 1 बाय R3, ये जनरलाइज्ड फॉर्म है। ठीक है, 1 बाय Rn। ठीक है, तो मेरे पास इक्वलेंट रेजिस्टेंस आ गई और इक्वलेंट जो है ईएमएफ आ गया। ठीक है, आर इक्वलेंट को यहाँ लेके जाऊंगा तो मेरे पास इक्वलेंट जो है ईएमएफ आ जाएगा। ओके, तो अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इक्वलेंट रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज कर रही है। ठीक है, यहां से हमें प्रॉपर आइडिया नहीं मिल रहा कि इक्वलेंट जो ईएमएफ है वो डिक्रीज कर रही है या इंक्रीज कर रही है। तो मैं बता देता हूं यहाँ पे कि जो इक्वलेंट ईएमएफ है वो इंक्रीज नहीं कर रही। जैसे मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ, आसानी से समझ लग जाएगा आपको। तो मान लीजिए मेरे पास E1 जो है 9 वोल्ट्स है और E2 जो है वो 6 वोल्ट्स है। ठीक है, तो अगर मैं इसे पैरेलल में लगाता हूं, ठीक है, तो क्या होगा, जो नेट V आएगा, नेट ईएमएफ सॉरी E इक्वलेंट आएगा, वो 6 और 9 के बीच में होगा। ना वो 6 होगा, ना वो 9 होगा, ना 9 से ग्रेटर होगा। ठीक है, वो इन दोनों के बीच में होगा। ठीक है, तो आपके पास अगर ऐसे कुछ सेल्स हैं तो इनके बीच वाला ईएमएफ चाहिए तो आप वो भी ले सकते हैं आराम से। इस फॉर्मूले से आपको पता चल जाएगा कि ईएमएफ कितना आएगा। ओके, तो पैरेलल का ईएमएफ तो मुझे पता चल गया। ठीक है, कि इंक्रीज नहीं करता जैसे सीरीज में करता है, ये डिक्रीज करता है, नेट उसके बीच में आता है, मिडल में। ठीक है, बट अगर हम आइडेंटिकल लगा दें, ठीक है, जैसे
अगर आइडेंटिकल लगाएंगे तो ई इक्वलेंट क्या आएगा मेरे पास, ई इक्वलेंट आएगा एन ई बाई आर इंटू आर इक्वलेंट। ठीक है, आर इक्वलेंट क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 बाई आर इक्वलेंट। ठीक है, वो आ जाएगा एन बाई आर। ठीक है, तो यहां से मैं आर इक्वलेंट निकाल सकता हूं, दैट इज आर बाई एन, यहां भर दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आर बाई एन, दैट इज ई। ठीक है, अगर आपको सेम ईएमएफ चाहिए बट ज्यादा करंट चाहिए, ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, आइडेंटिकल में क्या होता है, ईएमएफ सेम रहता है। ठीक है, बट जो करंट है वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, क्यों इंक्रीज करता है, क्योंकि जो मेरी इंटरनल रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज कर जाती है, इसलिए करंट इंक्रीज कर जाता है। तो करंट को भी देख लेते हैं हम, इसको हम बनाते हैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, तो इक्विवेलेंट सर्किट मैंने बना लिया है, दैट इज ई इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट आर एक्सटर्नल। ठीक है, तो अगर हम आइडेंटिकल सेल्स में बात करूं तो ये क्या आ जाएगा, ई इक्विवेलेंट बाय आर टोटल। तो ई इक्विवेलेंट क्या है, ई। ठीक है, आर टोटल क्या है, आर प्लस आर इक्विवेलेंट, दैट इज आर बाय एन। तो ये मेरे पास करंट की इक्वेशन आ गई है। ठीक है, तो अगर मेरे पास यहाँ पे जो आर इक्विवेलेंट है, ठीक है, वो बहुत छोटा होगा आर से, जो कि होगा ही अगर हम ज्यादा सेल्स कंबाइन करेंगे। अगर ज्यादा सेल कंबाइन करेंगे तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज करेगी और जो एक्सटर्नल है वो ज्यादा होगी। ठीक है, तो मेरे पास करंट क्या आ जाएगा, मैं इसे क्या करूंगा, रिजेक्ट। तो करंट क्या आ जाएगा, ई बाय आर। ठीक है, तो अगर दूसरा केस डिस्कस कर लेते हैं, अगर मेरे पास आर इक्विवेलेंट ज्यादा है, मतलब मैंने कम सेल कंबाइन किए हैं पैरेलल में, तो हो सकता है कि आर इक्विवेलेंट ग्रेटर देन हो जाए। तब उस केस में करंट कितना होगा, मैं आर को रिजेक्ट कर दूंगा, तो वहां पे करंट होगा एन ई बाय स्मॉल आर। ठीक है, तो आपको देख लेना है कौन सा मेरे लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो अगर आप अलग अलग ईएमएफ वाले सेल्स को पैरेलल कंबाइन करते हो तो आपको जो नेट ईएमएफ मिलेगा वो उन दोनों के बीच में मिलेगा। ठीक है, अगर आप सेम ईएमएफ वाले कंबाइन करते हो तो आपका ईएमएफ जो है सेम मिलेगा, बट करंट जो है वो डिक्रीज इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। ठीक है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन था। अभी हम ग्रुपिंग कर लेते हैं। ठीक है, सीरीज और पैरेलल को साथ में करेंगे। ठीक है, वो भी तो चलिए अभी हम मिक्स्ड ग्रुपिंग कर लेते हैं, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने सीरीज में एन सेल्स लगाए हुए हैं। ठीक है, और एम सीरीज क्रिएट की है। ठीक है, जिसे हमने पैरेलल में लगाया है, तो इस साइड में मेरे पास एम सीरीज ऑफ सेल्स है। ठीक है, जो पैरेलल में लगे हुए हैं। तो मुझे क्या करना है, इसमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालना है और करंट निकालना है। ठीक है, तो ताकि मुझे पता चल सके कि अगर मैं मिक्स्ड ग्रुपिंग करूंगा तो मेरे पास इक्विवेलेंट ईएमएफ और करंट क्या आएगा, जिससे मैं इसका बेनिफिट ले सकूं। ठीक है, तो पहले हम इसे क्या करेंगे, सर्किट में कन्वर्ट करेंगे, इक्विवेलेंट सर्किट में। ठीक है, फिर सॉल्व करेंगे। तो पहले इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, सीरीज को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सीरीज में कितने सेल लगे हुए हैं, एन आइडेंटिकल सेल्स लगे हुए हैं। तो सीरीज के लिए इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा मेरे पास, एन ई, और सीरीज के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट क्या आ जाएगी मेरे पास, एन आर। ठीक है, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, एक इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा। अगर मैं बनाना चाहूं तो कुछ इस तरह से, बाकी सबको मैं रब कर दूंगा। ठीक है, और मेरे पास एक इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास इक्विवेलेंट सर्किट बन गया इसका। ठीक है, जहां पे ये इक्विवेलेंट एस है, इक्विवेलेंट एस फॉर सीरीज। ठीक है, अभी मुझे पैरेलल को सॉल्व करना है। ठीक है, तो पैरेलल में क्या होता है, जो ई इक्विवेलेंट आएगा अभी वो कितना आ जाएगा, सेम होता है। ठीक है, पैरेलल में ईएमएफ सेम रहता है, सो वो क्या आ जाएगा, एन ई। ठीक है, तुम्हारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी, 1 बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, अभी एम सेल्स कंबाइन है ना। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एम बाय आर एस इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आर एस इक्विवेलेंट की वैल्यू भरूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एन आर। यहां से मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लूंगा, दैट इज
n बार बाय m। ठीक है, और इसे क्या करूंगा, इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर दूंगा, जो मेरे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, दैट इज आर इक्विवेलेंट, ई इक्विवेलेंट, आर एक्सटर्नल। ठीक है, और ये आई करंट। ओके, ठीक है, तो आई करंट क्या आएगा मेरे पास, ई इक्विवेलेंट दैट इज एन ई बाय आर टोटल दैट इज आर प्लस आर इक्विवेलेंट दैट इज एन आर बाय एम। ठीक है, तो ये मेरे पास करंट आ जाएगा और ये मेरे पास इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, तो अभी हम करंट को देख लेते हैं। अभी मेरे पास मैक्सिमम करंट कभी आएगा। ठीक है, मैक्सिमम करंट कभी आएगा, जब नीचे वाली जो चीज है वो मिनिमम हो जाएगी। तो हम इसको यहाँ करते हैं। देखिए, यहाँ पे एक छोटी सी मैथमेटिकल ट्रिक है जो आपको जाननी जरूरी है, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर R प्लस एन आर बाय एम जो है वो क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। ठीक है, तो मैं इसे ठीक करके लिख लेता हूं, एम आर प्लस एन आर इज इक्वल्स टू मिनिमम, एम इधर गया। ठीक है, तो मिनिमम में रहेगा। तो मेरे पास ये मिनिमम अगर हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, मेरे पास करंट मैक्सिमम हो जाएगा। ये मैक्सिमा की कंडीशन है फॉर करंट। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो नहीं ना है। ठीक है, अभी आप पूछ सकते हो जीरो क्यों नहीं है, क्योंकि कुछ तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम लगाएंगे ना, ऐसा तो नहीं ना हो सकता कि कुछ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाए ही ना। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे जीरो नहीं लिखा। तो अभी आप बोलोगे इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसे एक ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ट्रिक क्या है कि हम इसका अंडर रूट और स्क्वायर कर देंगे। क्यों किया वो मैं बताता हूं। ठीक है, प्लस माइनस कर देंगे अंडर रूट टू एन एम आर आर, प्लस कर देंगे अंडर रूट टू एन एम आर आर। ठीक है, इज इक्वल्स टू मिनिमम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर का स्क्वायर प्लस टू एन एम आर आर इज इक्वल्स टू मिनिमम। ठीक है, तो अभी यहां तक मैं पहुंच गया हूं। ठीक है, तो क्या हुआ है, अभी ये स्क्वायर वाली वैल्यू जो है वो ज्यादा बड़ी होगी इस वैल्यू से। ठीक है, अगर ये वैल्यू जो जीरो हो जाए मेरे पास, तो करंट खुद ब खुद मिनिमम हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसे जीरो पुट कर दूंगा। ठीक है, मैंने जीरो तक लेके आना था, तो इसलिए मैंने मैथमेटिकल ट्रिक लगाई है। ओके, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एम आर इज इक्वल्स टू एन आर, अंडर रूट कट गया। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ पे मेरे पास आर एक्सटर्नल जो है उसकी वैल्यू आ गई। सॉरी, यहाँ पे स्मॉल आ रहा था, मैंने कैपिटल आर लिख दिया, एन आर बाय एम। ठीक है, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लगाऊं तो मेरे पास करंट जो आएगा ग्रुपिंग में वो मैक्सिमम हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम अपनी रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो में कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कोई सुजेशन है मेरे पढ़ाने के तरीके में, ठीक है, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको, कि कौन सी चीज मुझे चेंज करनी चाहिए, कौन सी चीज इंप्रूव करनी चाहिए। ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में जरूर। ठीक है, थैंक यू।